जो भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सक्षम है, अच्छे हैं, तो जो भी वो करेगा तो 100% वो यहाँ से जीत के निकलेगा। आपको लगता है कि पार्टी अगर किसी दूसरे वोट से मौका दे दे कि बोले जाइए नरेंद्र जी चुनाव लड़िए, तो आप जीत के आ पाएंगे? पार्टी अगर कोई भी वो एक पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर किसी भी उम्मीदवार को लड़ाएंगे तो वो 100% उसको जिता के लेकर आएंगे। अगर मैं आप तो किसी भी अगर कोई कंपनी है, कोई कंपनी अपना खोलता है तो उसको एडवर्टाइजमेंट करता है, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर पर करोड़ों रुपए खर्च करता है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि आपने उनकी जो बकाया राशि है वो दी नहीं, कह दिए कि कर्मचारी रख दो चिकनगुनिया के लिए, इनकी छिड़काव के लिए, और बाद में पैसे दिए ही। आप लगातार आप जनता को गुमराह करते आए हो। क्या हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, क्या वो सक्षम नहीं है पहले आपको अधिकार दिलाने में? नमस्कार, मैं प्रभात इंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। नेशन लाइव के विशेष सेगमेंट जनप्रतिनिधि में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे लिए अच्छी चीज़ ये है कि आज हम जनप्रतिनिधि के साथ साथ उम्मीदवार का भी सेगमेंट शूट कर रहे हैं। वजह आपको भी पता है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए जो रोटेशन पॉलिसी आई है उसने अमूमन सभी सीटों के ऊपर बदलाव कर दिया है। इससे वो पार्षद खासा खफा नजर आ सकते हैं जिनको उम्मीद थी कि उनकी सीट रिपीट होने वाली है। आज मेरे साथ जो व्यक्ति हैं उनके लिए 99% तो ये कहा जा सकता था कि ये सीट अगर जनरल रहती तो उम्मीदवार नरेंद्र गिरसा ही रहते, लेकिन दुखद है राज्य निर्वाचन आयोग ने इस सीट को एससी में कन्वर्ट कर दिया है। तो पहला सवाल मैं इस सीट से लूँगा। काफ़ी उम्मीदवार आ गए हैं अचानक से। पहले आपके यहाँ गिने चुने उम्मीदवार थे इस वार्ड से जो अपने बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगाते थे। पूरी द्वारका विधानसभा घुमाया। मेरे को आपके वार्ड में पोस्टर्स की लेंथ बड़ी लंबी निकली, और पोस्टर की लेंथ में इंसान ने अपने बड़े बड़े चेहरे भी लगा रखे हैं। अचानक से इतने उम्मीदवार कहाँ से आ गए? प्रभात जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा नंबर भी आया, आपने पूरी दिल्ली में टीम लगाई हुई है, हमारा नंबर भी आया, देर से आया। चलो, जनप्रतिनिधि के दूसरे एपिसोड में भी शूट किया था मैंने आपको। हाँ, चलो इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाकी हमारा वार्ड जैसे आपके रिजर्व कैटेगरी में आ गया, तो बहुत सारे साथियों को जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको एक उम्मीद है कि भाई हम पार्टी का चेहरा यहाँ से बन सकते हैं। और उसमें सभी, क्योंकि सब लोकतंत्र में सबका अधिकार है, तो ये अच्छा प्रयास है, सभी अपना प्रयास कर रहे हैं। और मंगलापुरी वार्ड, क्योंकि अगर आपने पिछले 5 साल में देखा होगा तो एक आदर्श वार्ड के रूप में उभर के आया। अगर आपने आसपास में कहीं भी देखोगे, आपने जनता के बीच में भी सर्वे किया होगा, तो हमारा जो वार्ड है बहुत अच्छी स्थिति में है। कहीं ना कहीं जनता की जो उम्मीदों पर खरा उतरा है, तो उसके कारण भी लोगों को कोई उम्मीद है कि बढ़िया वार्ड है, नरेंद्र भाई ने बढ़िया काम किए हैं और अच्छा यहाँ उनका सहयोग मिलेगा। क्योंकि मेरे सभी कार्यकर्ताओं से भी अच्छे रिलेशन रहे, तो जो भी पार्टी का कैंडिडेट आएगा हम उसको यहाँ से जिता के भेजेंगे। और यहाँ पूरा अच्छी तरीके से हुआ, तो हर आदमी उम्मीद करा, तो उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं। आपको एक सूचना दे दूं मैं कि 2017 में जब दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए थे तो द्वारका विधानसभा से विधायक थे आदर्श शास्त्री। यहाँ पे कुल 4 निगम की सीटें हैं। 3 निगम की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया था, तो केवल 1 सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से आई थी, और वो सीट मंगलापुरी की थी। 2017 से लेकर 2020 चुनाव तक में काफ़ी मंगलापुरी की स्थिति बदली, और इसका फायदा कहीं ना कहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में भी मिला। अब 2022 आ चुका है, स्थिति में बदलाव फिर आया है। आपको क्या लग रहा है कि आपने इतने काम कर दिए हैं कि पार्टी अगर किसी को भी कैंडिडेट बना दे तो वो जीत के आ जाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी पहले तो पार्टी है जो है ना, आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता पे ही विश्वास करेगी। जो भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सक्षम है, अच्छे हैं, तो जो भी वो करेगा तो 100% वो यहाँ से जीत के निकलेगा। और आपने एक बात कही कि द्वारका विधानसभा से मैं इकलौता पार्षद रहा हूँ। मैं आपको बता जो मंगलापुरी वार्ड है, अगर इसको 3 तरीके से देखा जाए, अगर द्वारका विधानसभा का भी एक इकलौता वार्ड है जी हमारा आम आदमी पार्टी का, और 3 वार्ड पाड़म विधानसभा के भी हैं जो इससे टच है, जिनकी बाउंड्री इनसे टच है। हाँ। चाहे वो साधनगर हो, चाहे पाड़म हो, चाहे वो 52 है। और बड़ी बात यह है कि उन सभी में भाजपा के पार्षद हैं। हाँ। और आज उनकी स्थिति में और हमारी स्थिति में मैं आप कंपेयर करो और आपको मतलब वार्ड में परिवर्तन नजर आएगा। काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नई एक्सपेरिमेंटेशन हुए थे। मसलन एक आपके द्वारा वॉल बनाई गई थी जो सेवा वॉल थी कि व्यक्ति आके अपने इच्छा का सामान छोड़ जाता था,
और वहाँ से जिसको ज़रूरत होती थी वो लेके चला जाता था, लेकिन वो प्रोजेक्ट लंबा चल नहीं पाया। मैं देखता हूँ उस दीवार को खाली है। देखिए वो एक जैसे कई जगह है, एक शुरुआत करी थी तो एक अच्छा प्रयास करा था, तो उसमें देने वाले और लेने वाले दोनों ने थोड़ा सा उस पर वो रखा, तो इसलिए बाकी जब ज़रूरत होती है सर्दियों में, तो सर्दियों में सीजन पे ज़्यादा काम करता है। जैसे सर्दियों में गर्म कपड़े किसी को चाहिए तो उस टाइम पे लोग अपना वो करते हैं, तो सीजनली काम बन के रह गया है। बाकी और भी कई सारे हमारे, चाहे वो गीले कूड़े से खाद बनाने का काम हो, हमने प्लांटेशन करी, ड्रमों में गमले तैयार किए, उनको डोनेट किया, तो ऐसे कई सारे काम जो करे जो हमने अपने उस पर करे। एक नई चीज़ जो है जनता के उसमें हम वो लेके आए। तो गिरसा जी एक चीज़ तो कंफर्म है, मंगलापुरी से तो अब आप चुनाव लड़ नहीं रहे, कुछ भी हो जाए अब इस पर आपकी दावेदारी है। पार्टी के आप ही के अनुसार 6-3 आप मान लीजिए द्वारका विधानसभा के और 3 पालम के, इन तीनों वार्डों की सराउंडिंग में एक जीता हुआ खिलाड़ी, पार्टी कहीं और से विश्वास जताएगी, लग रहा है ऐसा? देखिए ये पार्टी का वो है कि हम अपना कार्य बता सकते हैं, अपना बता सकते हैं, सभी प्रयास करेंगे। वो पार्टी को अगर लगेगा कि पार्टी को कि उपयुक्त उम्मीदवार है तो पार्टी वो उस पर हमें भी भरोसा जताएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी मिल रहा हूँ, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। लगभग घोड़ी तैयार थी, लेकिन अचानक राज्य निर्वाचन आयोग ने दुल्हन छीन ली तो सहरा बांधे पूरी बारात बैठी रह गई। उनका ये कहना है कि वो दूसरे वोट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हालांकि उसके पीछे की दलील ये दी जाती है कि हम किसी कार्यकर्ता का हक नहीं मारते। सच्चाई ये है कि चुनाव जीतना मुश्किल भी होता है। आपको लगता है कि पार्टी अगर किसी दूसरे वोट से मौका दे दे कि बोले जाइए नरेंद्र जी चुनाव लड़िए, तो आप जीत के आ पाएंगे? किसी भी क्षेत्र में किसी भी उसको जिताने का जो सारा जो कार्य करता है वो पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। पार्टी अगर कोई भी वो एक पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर किसी भी उम्मीदवार को लड़ाएंगे तो वो 100% उसको जिता के लेके आएंगे। तो आपको लग रहा है कि आप जीत के आ जाएंगे? जीत का मंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास होता है, जनता के पास होता है। कार्यकर्ता क्योंकि जो योजनाएं हैं सरकार की, जो दिल्ली सरकार ने जो बेहतरीन काम अपने 7 साल में किया है, उनकी जो योजनाएं हैं, उनकी योजनाओं को उनको ज़मीन पर अगर ले जाता है तो कार्यकर्ता ले जाता है। और कार्यकर्ता अगर आपके साथ है, एकजुट है, तो आप 100% आप चुनाव जीतोगे। पार्टी का नेता या किसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी एक कार्यकर्ता ही होता है, और पार्टी के द्वारा काफ़ी ऐसी चीज़ें की जाती है जिसमें वो प्रचार प्रसार करें। आमतौर पे आपकी इमेज जो है वो शांत व्यक्ति की है, लेकिन नरेंद्र गिरसा को हमने पिछले वर्ष गुस्से में भी देखा जब किसी व्यक्ति ने उनके पोस्टर फाड़ दिए, और अपनी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए वो लड़ते नजर आए। तो पार्टी क्या इसे एक्नॉलेज करेगी? देखिए ये तो कर इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। बाकी गुस्से की बात है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, हमारे पार्टी के नेता के साथ साथ वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। और दिल्ली का मुख्यमंत्री एक दिल्ली की जनता के लिए एक अपील कर रहा है। उसमें वो पोस्टर जो था वो एक, जिस तरह डेंगू का सीजन था, डेंगू के सीजन में एकदम मुख्यमंत्री जी का एक प्रोग्राम था 10 हफ्ते 10 घंटे 10 मिनट का, तो वो जनता को जागरूक करने का एक अभियान था। उस अभियान में जनता की भलाई के लिए था, और उसको आप एक राजनीति वंश उसको उनको हटाना, मेरा पोस्टर नहीं था, वो मुख्यमंत्री जी का पोस्टर था, तभी तो मैं कह रहा हूँ। और उस पोस्टर को हटाना काफी निराशाजनक है। एक अगर एमसीडी को वो अगर आप एक तरह से देखो तो वो एमसीडी को सहयोग कर रहे थे। अगर इसका भी जो भी बीमारियां हैं, जो इसकी मच्छरों वगैरह की, उसकी रोकथाम का जो काम है वो एमसीडी के उसमें आता है, एमसीडी की जिम्मेवारी बनता है। और उसमें मुख्यमंत्री जी अगर सहयोग कर रहे हैं जनता, और जनता ने उसको हाथ लिया है। अगर मैं आपको बताऊं तो किसी भी अगर कोई कंपनी अपने खोलता है तो उसको एडवर्टाइजमेंट करता है, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर पे करोड़ों रुपए खर्च करता है। और एक ऐसा आपको नेता, एक ऐसा ब्रांड एम्बेसडर जो आपको मिला है, जिसको पब्लिक ने जिसको सर्टिफिकेट दिया है, जिसको पब्लिक ने 3 बार अभूतपूर्व समर्थन से जिसको सरकार दिल्ली में बनाई है, एक ऐसा नेता, एक ऐसा ब्रांड एम्बेसडर आपका प्रचार कर रहा है, तो उस प्रचार को आप रोकने का काम जो एमसीडी कर रही है तो बहुत ही गलत है। उसको आपने आप जनता की, इसका मतलब जनता के आप हितैषी नहीं है, जनता के आप दुश्मन हो। तो इस तरह कर रही थी ऐसा एमसीडी, क्या लगता है आपको? मेरे को तो ऐसा लगता है कि आपने उनकी जो बकाया राशि है वो दी नहीं, कह दिए कि कर्मचारी रख दो चिकनगुनिया के लिए, उनकी छिड़काव के लिए, और बाद में पैसे दिए ही नहीं।
देखिए, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की राजनीति थी उसमें। उसमें ऐसा कोई वो नहीं। अगर दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली सरकार हुई, एमसीडी हुई, एक संवैधानिक संस्थाएं हैं। संवैधानिक संस्थाएं संविधान से चलती हैं। वो किसी की अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। अगर आपका कोई ना तो कोई पैसा आपका रोक सकता है, अगर रोकेगा तो कानूनी अधिकार आपके पास है, आप उनका प्रयोग करो। लो, दिल्ली सरकार ने भी, आपने देखा जब दिल्ली सरकार बनी थी तो बहुत सारे अधिकार दिल्ली सरकार से छीन के एलजी के पास दे दिए थे। दिल्ली सरकार लड़के लेकर आई अपने अधिकार। अगर आपका पैसा मिलता, 5 साल में अगर आप पैसा नहीं ले पाए तो आप तो नाकारा हो। क्यों दिल्ली आपको दोबारा भरोसा करे? आपने हमेशा गुमराह किया है। जब पिछले चुनाव में मनोज तिवारी जी अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार से डायरेक्ट पैसा ले आएंगे, क्यों नहीं लेकर आए? आप लगातार आप जनता को गुमराह करते आए हो। कभी आप दिल्ली सरकार ने पैसे, अरे आपने 5 साल में क्या हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, क्या वो सक्षम नहीं है पैसा आपका अधिकार दिलाने में? जब एक आम आदमी को अधिकार दिलाने में वो सक्षम है, तो क्या एक आपको इतने बड़े निगम के, इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ वो चल रही है, तो आप उसको वो अधिकार नहीं दिला सकते? तो आप कोई राजनीति मानते हैं इसको? टोटल ही राजनीति है ये। आप इसमें राजनीति कर रहे हो और आप दिल्ली में एमसीडी में लगातार आप फेल होते आए हो। एक चीज बताइए, मान लीजिए पार्टी आपको कहीं से टिकट भी नहीं देती है, तो यहाँ पे जो व्यक्ति कैंडिडेट बन के आए उसको नरेंद्र के साथ समर्थन देंगे, उसके लिए चुनाव प्रचार करेंगे, उसके लिए घर घर वोट मांगेंगे? ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। मैं उसके लिए प्रचार यहाँ भी करूँगा और पार्टी मेरे को जहाँ भी अगर मेरा वो तो कहेगी, मैं वहाँ प्रचार करूँगा। अभी गए थे कहीं प्रचार के लिए, पंजाब, उत्तराखंड कहीं? क्योंकि सारे विधायक तो आपके पॉलिटिकल टूरिज्म पे नहीं, ये आपकी सोच हो सकती है और आपकी नहीं होगी। ये किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की सोच हो सकती है। टूरिज्म तो है नहीं, पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं। हर आदमी को देखो, हम हमारी पार्टी इतनी बड़ी वो नहीं है, तो हमारे हर आदमी को कार्य सौंपा जाता है। किसी भी अगर कोई विधायक अगर किसी चुनाव में गया है तो सभी का वो होता है, क्योंकि हमारा जो संगठन है वो थोड़ा सा वो काम कर रहा है। तो जिनको अनुभव दिल्ली में हमारी सरकार है, वो किसी स्टेट में नहीं है, तो दिल्ली के जो हमारे विधायक है इनको अनुभव, तो उनके अनुभव का जो प्रयोग है तो वो कर रहे हैं। तो किसी की जिम्मेवारी दी जा रही है, उसकी जिम्मेवारी पे जा रहे हैं। पॉलिटिकल टूरिज्म पे तो आप हैं। देखिए, ये काम भाजपा भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप अकेले कर रहे हैं, लेकिन द फैक्ट इज कि दिल्ली को तो छोड़ा ही गया है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। आपकी बात भी सच है, लेकिन मेरा सच भी सच है। तो आप कहीं गए थे? नहीं, मैं तो नहीं गया कहीं, और मैं आपकी इस बात से सहमत भी नहीं हूँ, क्योंकि किसी भी विधायक का काम हो किसी का सुचारू रूप से चलता रहा। उनमें नए टेंडर भी उन्होंने उस दौरान हुए हैं, नए काम भी शुरू हुए हैं, तो कोई भी काम कोई रुका नहीं है, काम लगातार चलते रहे हैं। ऑफिस का चलता तो फिर प्रधानमंत्री का कार्यालय भी रहता है, चलता तो फिर गृह मंत्री का कार्यालय भी रहता है। देखिए, आपको भी पता है कि नेता आदेश देते हैं और वो आदेश का पालन तो एग्जीक्यूटिव बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन करता है। फिर आप लोग तो तुरंत आरोप लगा देते हैं कि प्रधानमंत्री को क्या हमने चुनाव प्रचार के लिए बनाया है? तो मुख्यमंत्री को भी तो चुनाव प्रचार के लिए नहीं बनाया है। मुद्दा आपने चलो ठीक पकड़ा ये। हमारे विधायक, छोटे विधायक का एक छोटा कार्य वो होता है, छोटे से उसमें उसका मैनेज कर लेता है वो। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप 70 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है आज़ादी के, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इतनी रैलियाँ या इतना समय दिया है किसी उसमें? आप वो एक छोटे चुनाव को, नगर निगम का भी पूरी वो ऐसी उसको इतना हाइप दे के इतना बढ़ा देते हैं उसका। आपने तो वो डेडिकेशन उनसे सीखी ही है। आपने कौन सा वो डेडिकेशन? मैं तो चाहता हूं कि देश भर में जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट की डेडिकेशन हो वो नरेंद्र मोदी इतनी हो, ताकि तमाम पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पे होने के बाद भी 70 रैलियां कर ले रहा है और मुख्य विपक्षी दल का नेता 35 रैलियां नहीं कर पा रहा। तब आप कहेंगे कि अगर मैं वोट नहीं मिल रहे तो गलत है। आप पूरी मेहनत कीजिए। अरविंद केजरीवाल को इस चीज के लिए बधाई कि वो जहां चुनाव लड़ते हैं पूरी ताकत से लड़ते हैं, पूरी ताकत को झोंकते हैं। लेकिन जब आप ऐसा कर रहे हैं तो सामने वाले को क्रिटिसाइज भी मत कीजिए, क्योंकि आप भी तो सेम ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। नहीं, हमारी जो उसका वो है पार्टी का, हमारे पार्टी के ऐसे वो नहीं, उनका लिमिटेड उसमें वो करते हैं। बाकी प्रधानमंत्री का आज तक मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा कि छोटे छोटे चुनाव में जाके, ऐसा मुख्यमंत्री भी नहीं देखा जो तमाम राज्यों के प्रचार में पहुंच जाता है। मसलन अब एक नई बात करते हैं। अब तक मैंने ये बात किसी से नहीं पूछी, चूंकि आप निगम में हैं और मुझे ये पत्रकार की अंतर्ध्वनि मान लीजिए, या ऐसा लगता है कि या तो आप किसी सीट से कैंडिडेट बनाए जाएंगे, नहीं तो चुनाव प्रचार में आपकी एक अहम भूमिका रहने वाली है। आम आदमी पार्टी किन मुद्दों के ऊपर इस बार नगर निगम का चुनाव लड़ेगी?
क्योंकि पिछली बार का मुद्दा तो आप पर भारी पड़ गया था। आपने डेंगू बनाम भाजपा चुनने को लोगों को कहा और लोगों ने भाजपा को चुन लिया। इसका मतलब उन्होंने आपको नकार दिया। इस बार किस तरीके की चीजें इलेक्शन में आप लोग करने वाले हैं या किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाले हैं? सबसे बड़ा मुद्दा नगर निगम में अगर है तो वो है कि 15 साल में भ्रष्टाचार का। अगर जिस तरीके से भ्रष्टाचार के कारण एमसीडी में, निगम में भारतीय जनता पार्टी लगातार फैल हुई, वो जग जाहिर है। आपका जितना भी जो है, जितने डेवलपमेंट किए हुए हैं, आपके जो रेगुलर काम है, सफाई से रिलेटेड काम है, जो बहुत आपका बुनियादी काम है, आप चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, एजुकेशन की वो हो, हेल्थ की हो, किसी भी उस पर आपको नई उपलब्धि तो बनाने की बात छोड़ो, आप उनको जो पुराने काम चल रहे थे उनको भी चलाने में आप नाकामयाब रहे। आपने लगातार देखा होगा कभी स्कूल की ज़मीन को बेचा जा रहा है, किसी प्राइवेट उसमें दिया जा रहा है, कभी ऐसे उनको जो उनके एमसीडी के जो मतलब ज़मीन है, इतनी अच्छी अच्छी उनका वो है, उसको आप जो पब्लिक हित के लिए मिली हुई है, आप उनको भी आप उनका बेच के और उनका उसमें भ्रष्टाचार के लगातार उसमें आप करते आए हो। तो जो बुनियादी चीज़ें, सारी चीज़ें उन पर आप काम जो सक्षम, आप अगर पिछला घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का देखोगे तो जो भी उन्होंने वादे करे थे, अगर एक भी वादा वो बता दें कि हमने पूरा किया। उन्होंने टैक्स ना बढ़ाने की थी, चोर दरवाजे से टैक्स भी बढ़ाए गए हैं। उन्होंने जो एक दिल्ली के नागरिकों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने की बात करी थी। मैं अगर साउथ एमसीडी में करूँ तो 4 या 5 जगह उन्होंने इस तरह के स्टॉल लगाए थे, और उसको मुझे लगा कि भाई कोई इंसान अगर उसको 10 रुपये में भी उसको सोचे कि 10 रुपये का भी वो भोजन नहीं था। बहुत सारी एनजीओ है, बहुत सारे बहुत अच्छा 10 रुपये में वो देते हैं। इसको भी अपने आप में 1 रुपये में बहुत अच्छा देते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन इन्होंने ऐसा वो मतलब वो दिया, जबकि इनका मेन मुद्दा था वो, इन्होंने जो 10 रुपये में हम सस्ता भोजन मुहैया कराएंगे, अटल आहार योजना के नाम से इन्होंने जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे, भूतपूर्व प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी, जो दिल्ली की राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है, उसके नाम पे इन्होंने शुरू किया और उसकी भी अनदेखी करी। उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी, उसको भी इन्होंने जो किया। तो जो मिड डे मील का वो होता है, मिड डे मील का कुछ जगह बंटवा के, थोड़ा बहुत बंटवा के, अब मिड डे मील का जो सुबह जो खाना बनता है वो सुबह 7 बजे 8 बजे बनता है, क्योंकि 10 बजे तो 9-10 बजे तो स्कूलों में पहुंच जाता है। उसी भोजन को आप 1 बजे खिला रहे हो तो कौन खाएगा उसको गर्मियों में? और वो भी जब जनता ने नाकार दिया, 4-5 जगह था वो भी बंद हो गया। वो भी आप ना तो उसमें आप कोई बजट उसके लिए उपलब्ध करा पाए। तो पूरे जितने भी थे, जितने भी वादे थे, आपने ये कहा था कि मनोज तिवारी जी ने कहा था कि केंद्र सरकार से लगा पैसे लेके आएंगे, कहाँ गए पैसे? जबकि पूरे हिंदुस्तान में 482 रुपये जो है वो पर व्यक्ति के हिसाब से केंद्र सरकार निगम को देता है, दिल्ली को क्यों नहीं देता? ये इनके नेता, जो निगम के नेता हैं, वो इतने नाकारा हैं। जब माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने केंद्र सरकार को लेटर लिखा, अगर दिल्ली एमसीडी में जो है पैसे का अभाव चल रहा है और इसमें केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार हर निगम को देती है, पूरे हिंदुस्तान में देती है, तो दिल्ली नगर निगम के साथ, जबकि उनकी खुद की पार्टी की सरकार है, आप उसके साथ ऐसा भेदभाव मत करो और उनको दो, और हम उसको जितना भी आप पैसा दोगे वो सारा का सारा पैसा निगम को दे देंगे। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के में जो निगम के नेता हैं, उन किसी भी नेता ने अपना कम से कम उसको उसी पे अगर लेटर केंद्र सरकार के पास भेजते और केंद्र सरकार से प्रयास करते तो दिल्ली में कहीं ना कहीं निगम में और वो होता। लेकिन इनकी सारी नीयत ही नहीं है काम करने की, हर उसमें मतलब यानी कि अगर मोटा मोटी बात को समराइज किया जाए तो भाजपा का जो संकल्प पत्र था एमसीडी चुनाव को लेकर 2017 का, आप उनकी विफलताओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। 2017 की नहीं, 2017 की 15 साल से रही है, 15 साल की विफलता है। 2017 तक चलते हैं, क्योंकि आपने मनोज तिवारी का जिक्र किया, उनको 15 साल की निगम में विफलताएं, हाँ, और उनका भ्रष्टाचार। ठीक है, अब मैं भ्रष्टाचार की बात करता हूँ। दिल्ली वालों की, आमजन की राय हमारे पास खूब सारी थोक में है। मैं कहूँगा कि शायद इस वक्त सबसे ज्यादा दिल्ली वासियों की राय मेरे पास है। दिल्ली वासियों को अब आपकी पार्टी द्वारा किसी पार्टी पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप पर संदेह होता है, क्योंकि उनका कहना है कि ये तो शीला दीक्षित को भी जेल में डालने वाले थे, ये तो कनिमोझी को भी जेल में डालने वाले थे, ये तो तमाम कांग्रेस के नेताओं को जेल में बांधने वाले थे, और 2019 के लोकसभा के चुनाव में शीला दीक्षित का दरवाजा खटखटा रहे थे, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। जिस लालू यादव को गाली देते थे, जिस अखिलेश यादव को गाली देते थे, उनके साथ मंच साझा कर लेते हैं, उनके साथ गठबंधन की बात करते हैं। तो भ्रष्टाचार के ऊपर जो आपकी इमेज थी कि अरविंद केजरीवाल अ फायर ब्रांड लीडर जो कि भ्रष्टाचार देश से खत्म कर देगा, सॉरी टू से, बट वो इमेज अब आपकी रही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ही की पार्टी का नेता प्रकाश जायसवाल
टैंकर माफियाओं के साथ संलिप्त पाया जाता है, जेल जाता है। और एक टाइम में आपकी पार्टी जो स्टेटमेंट देती थी, 70 में से 69 सीटों पर लड़े थे आप, क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर एक क्रिमिनल चार्ज आ गया था और आपने टिकट नहीं दी, स्टेटमेंट दिया था, राजनीतिक स्टेटमेंट। आप प्रकाश जारवाल को ढूंढ रहे हैं, आपने जितेंद्र तोमर की तो टिकट काट दी, लेकिन उसकी बीपी प्रीति जितेंद्र तोमर को टिकट दे दी। तो अब भ्रष्टाचार के ऊपर, लोगों के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं रहा। मसलन एक नई बात बताता हूं मैं आपको, 2019 में छठ हुआ था, 2020 में चुनाव थे, छठ को लेकर आपकी पार्टी की स्ट्रैटेजी ठीक ठाक रही है, आप लगातार तीर्थ कमेटी के नियमों का पालन करते हैं और छठ कमेटीज को पैसा देते हैं। आपका खर्चा 1.5 करोड़ रुपया आया था 2019 में टेंट और बिजली का। आपको पता है 2021 जिसमें छठ कम जगहों पर आयोजित हुई और कोविड के कारण काफी बाधित रही, 30 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। ये एक बड़ा करप्शन है जिसे दैनिक भास्कर ने एक्सपोज किया है। इसके पीछे की वजह क्या है? तमाम छठ कमेटियों में आपके अपने लोग भी हैं। ये देखो, ये निराधार बात है। छठ कमेटियों में हमारे लोग नहीं, छठ कमेटियों में पूर्वांचल के लोगों की अलग अलग समितियां हैं जिसके माध्यम से होता है और इसमें सारी खुली किताब है। कोई भी है हमारे अगर जो है तो सारा का सारा उसका डाटा है, किसको दिया गया, कैसे किस माध्यम से दिया गया। कल ही दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में सारी बातें अगर जो छपती हैं तो सारी सच्ची नहीं होती। जवाब दे रहा हूँ मैं सर। अगर उसमें न्यूज, मेरे एक बात हो ना आपका, अगर कोई भी आरोप लगाया वो न्यूज़पेपर ने छाप दी, उसका माध्यम से उसने आरोप लगाया। अगर किसी को भी वो है तो वो इसको कोर्ट में कहीं भी आपके सरकार के प्रतिनिधियों का जुडिशरी का अगर आपने किसी को भी अगर इस तरह का वो है तो उसका अखबार के माध्यम में शिकायत, मतलब उसको छापने पहले तो आप कोर्ट में जाइए ना, आप शिकायत उसमें मुकदमा तो दर्ज। अखबार में जो छपता है वो अपनी राय नहीं होती, किसी और की राय होती है। किसी और, अब किसी नेता ने, किसी पार्टी के नेता ने, किसी ने आरोप लगाया, अखबार कभी अपनी वो नहीं होती। मीडिया जो है, मीडिया तो दूसरे की राय को आगे उसको दिखाता है। हम रिसर्च करते हैं। निर्णय लेने का देखो, निर्णय लेने का अधिकार तो अगर आप रिसर्च करते हो, रिसर्च में आप किसी अलग अलग आदमी के पास गए तो आपने उसने कहा, आपने दिखा दिया। सरकारी रिकॉर्ड है, अगर रिकॉर्ड है तो सरकारी रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड में दिखाया गया तो उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं हिंदुस्तान में, उसमें उसके माध्यम से उस पर अगर वो करेगा, जिसने भी किया होगा उस पर कार्रवाई, जांच शुरू होगी, कार्रवाई होगी। तो उसमें कोई इसमें दो राय नहीं। दूसरी बात आपने कहा कि हमने जो आरोप लगाए, आज हमने जो आरोप लगाए और हमारी पार्टी ने जो दावा किया कि ये आदमी उसमें जाएंगे, इसी से डर के हमारी सारी दिल्ली सरकार की शक्तियों को छीना गया। अच्छा। दिल्ली सरकार के पास जो शक्ति थी, एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो था, उसको हटा दिया गया, उसको छीन लिया गया। आज दिल्ली सरकार के पास में ऐसी कौन सी वो है, पावर है, कौन सी एजेंसी है जिसके माध्यम से उनकी करप्शन की जांच करके दिल्ली सरकार उस पर कार्रवाई करे? ठीक है, ऐसा तो दिल्ली में तो नहीं है। इसको हम खुले मन से एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, तो जो भी है, 2013 में एसीबी थी जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने काम भी किया था। जब राष्ट्रपति शासन 49 दिन की सरकार के बाद दिल्ली में लगा दिया गया, उसके बाद तत्कालीन केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एसीबी दिल्ली सरकार से वापस छीन ली थी। नरेंद्र गिरसा की इस बात को हम जस्टिफाई करते हैं, आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन आपको तो पता है ना ये लोग काले हैं, तो उनके साथ गठबंधन क्यों? गठबंधन हमने किसी के साथ नहीं किया, कोशिश तो की। देखिए, उसमें एक जनता, हमने एक वो दिया था, हमारी एक सबसे बड़ी हमारी पार्टी की हो कि हम जनता की राय से चलते हैं। जनता ने एक वो दिया कि भैया क्या इस तरीके से रोकने का एक वो है, तो ये है, तो उस पर सरकार ने थोड़ा सा वो किया, ऐसा वो हुआ नहीं। रही किसी से मंच साझा करने की बात, अगर मंच पे है तो मंच पे अगर कोई भी मेरे साथ, अगर हमें जा रहा हूँ और मैं कोई इस तरह का, तो मंच जो ना तो हमारी पार्टी ने मंच तैयार किया था, ना वो अलग लोगों ने मंच तैयार किया था, उनको भी बुलाया, हमें भी बुलाया। अगर एक शादी में या किसी के निमंत्रण पे अगर हम कहीं जा रहे हैं कोई दूसरा आदमी, तो हम उसको तो नहीं रोक सकते ना भी वो किसको बुलाए, उसको बुलाए। तो उसमें अगर वो है तो उसमें कोई भी नैतिकता है, नैतिकता के कारण उसमें मिलता है। अरविंद केजरीवाल, हमने कोई उनसे गुपचुप कहीं मीटिंग करी हो, अगर आपने लालू जी का नाम लिया, आपने अखिलेश जी का नाम लिया, हमने कोई चोरी छिपे तो मीटिंग करी नहीं। हाँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल को हटाइए, अपनी पार्टी के नेताओं को हटाइए, आपका फेवरेट पॉलिटिकल लीडर कौन है? पहले का भी हो सकता है, फेवरेट, जिनको जो राजनीति में आपको इंस्पायर करते हैं। देखिए, हम कह रहे हैं कि राजनीति में मैंने आपको पहले भी कई उसमें हम मिले हैं, हमने आपको इंटरव्यू में भी दिया होगा, हम पॉलिटिकली लोग नहीं थे। मैंने निगम में भी है ना, जहाँ अगर मेरे जिस मंच पे भी मैंने बोला कि हम पॉलिटिकली लोग नहीं हैं, हम तो काम धंधे करने वाले लोग थे। हम तो पॉलिटिकल में वैसे
आप ये परिस्थितियां ऐसी बनी, उसमें हम आ गए। हाँ। हमारा कोई राजनीतिक इसका बन रहा। बाकी अगर आपको उसकी बताओ कि आपने उसका आगे भी सबसे हो, तो आज भी सबसे ज़्यादा मेरा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का जो सबसे फेवरेट अगर कोई वो है तो वो महात्मा गांधी जी है। ठीक है, मेरे को एक व्यक्ति की विचारधारा से दिक्कत ज़रूर है, लेकिन मुझे उनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बहुत बढ़िया लगती है। AIMIM का नाम सुना होगा आपने, असदुद्दीन ओवैसी इसके फाउंडर हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्लियर मन से समाजवादी को भी खराब मानते हैं, लालू यादव की पार्टी को भी खराब मानते हैं, और उनको भी तमाम जगह से न्योते आते हैं, वो खारिज कर देते हैं, वो नहीं जाते। अरविंद केजरीवाल क्यों चले जाते हैं? प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मैं समझा नहीं। मैं दोनों का कंपैरिजन करके बता रहा था। आपने कहा ना कि उनको बुलाया जाता है इसलिए वो चले जाते हैं, बुलाया तो ओवैसी को भी जाता है, वो नहीं जाते। ओवैसी जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा पार्ट है। अच्छा, तो वो उनके सेवक हैं, उन्हीं का जो है, अगर आप किसी उसमें देखोगे तो सबसे बड़े अगर जो किसी को मिलता है तो वो उन्हीं के हैं, तो उन्हीं के उसमें है। अब वो उनका निर्णय में, उनके निर्णय में कैसे बता सकता हूँ जाते क्यों नहीं, लेकिन अगर वो देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। गिरजा जी, चुनाव के समय तो अभी अपनी खूब मुलाकात होनी है, खूब सारे इंटरव्यूज भी होने हैं, तो इस इंटरव्यू को अब कंक्लूड करते हैं। हम जो अंतिम मुख्य बात पे थे निगम की, कि भारतीय जनता पार्टी की किन विफलताओं को आप सामने रखेंगे, और उसी में एक सवाल और था कि आप अपने एजेंडास क्या रखेंगे। एक तो चीज़ है कि आप सामने वाले व्यक्ति की कमियों को गिना रहे हैं, निगम को लेके आपका क्या विजन है, किस तरीके की चीज़ों का डेवलपमेंट या कार्य आप देख रहे हैं जिनको जनता के बीच में लेके जाएंगे? देखिए, निगम का जो भी प्राथमिक कार्य है, चाहे सफाई व्यवस्था आज सरमराई हुई है, सफाई व्यवस्था को लेके, चाहे आपका इसका डेवलपमेंट को लेके, जो इनका जो प्राथमिक शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, इन सभी में सुधार की आवश्यकता है। आपने पार्किंग से आपने कन्वर्जन चार्ज दे दिया दुकानों से, कन्वर्जन चार्ज कहाँ गया, वो कहाँ गया? आपने कहीं भी पार्किंग की वो दी, आपने पार्किंग चार्ज दिया नजफगढ़ से, आपने लिया महावीर एन्क्लेव से, तो वो पैसा वो कहाँ गया? आपने 5 अगर कोई भी 4-5 आप वो भी ढंग से चालू नहीं हुए, उनमें बहुत सारी खामियां हैं। अगर आप ग्रेटर कैलाश में पार्किंग बना के उसका श्रेय लो, तो महावीर एन्क्लेव की मार्केट या नजफगढ़ की मार्केट उसको क्या मिला? अगर आपने, और उसमें तो आप पैसे की बात करते तो उसमें तो एस्क्रो अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है, वो पैसे का क्या हुआ? आपने उनमें से, और मुझे इसकी वैल्यू डीवैल्यूड भी लगती है, मतलब मेरे को लगता है कि पार्किंग से जितना पैसा आता है उतना पैसा दिखाया नहीं जाता है। उसमें तो कई सारे भ्रष्टाचार हैं, हमने भी उसमें तो जैसे जैसे चुनाव आएगा उसमें जितने भी अगर आप टेंडर देखोगे ना, आप यूनिपोल के जो एडवर्टाइजमेंट का यूनिपोल लगे हैं वो, और पार्किंग, इसमें टोटल भ्रष्टाचार है। पहले लोग बंदूक देख के डराते थे, आजकल आप कहीं भी दिल्ली की पब्लिक प्रॉपर्टी में चले जाएं तो एक मोबाइल क्या कहते हैं, कार्ड स्वाइपिंग मशीन है, वो लेके एक व्यक्ति आ जाता है, गाड़ी आपकी लगी भी नहीं होती है, 10 रुपए दीजिए। कई सारे वो हैं। एक तो MCD में है ना, कहीं भी उसको एक वो स्थान निश्चित किया गया है, जहाँ स्थान निश्चित नहीं है वहाँ भी पार्किंग काट रहे हो, पैसा किसको जा रहा है, कौन वो काट रहा है, कौन। अभी तक उसकी बात, मशीन स्वैप की बात करें, बहुत सारे तो पर्चियों पे, जबकि MCD में ये कहते हैं कि पर्ची का सिस्टम 100% बंद है, कोई पर्ची काट नहीं सकता, लेकिन आप बहुत सारी जगह नेहरू पैलेस में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पर्चियाँ आज भी धड़ल्ले से कट रही है, सारा पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है वो। आपने मॉल के अंदर, आपने आज भी मॉल में चले जाओ, साकेत मॉल में चले जाओ, आप एक तरफ प्रस्ताव पास करते हो कि हमने किसी मॉल के अंदर, किसी हॉस्पिटल के अंदर, किसी होटल के अंदर कोई भी पार्किंग फ्री होगी। आप किसी भी होटल में चले जाओ, उसमें 200 रुपये आपको वैले पार्किंग के नाम पे ले लिए जाते हैं। मॉल में चले जाओ तो मॉल में अलग उसमें पैसे ले लिए जाते हैं, पैसे लिए जा रहे हैं, और आप जनता में प्रचार कर रहे हो हमने सब कुछ फ्री कर दिया। बड़ी दिक्कत की बात तो ये है। और एक और बात मैं इसमें बताऊँ आपको, आप पार्किंग से रिलेटेड मैं बात बताऊंगा आपको। पार्किंग में इससे ज्यादा ये तो सारा सिस्टम चल ही रहा है, एक और सिस्टम भी चल रहा है कि पार्किंग के ठेकेदारों को तरह तरह की योजनाएं लाकर, क्योंकि आपका SDMC एक्ट है, उसमें एक वो है कि भाई जिस तरह कोरोना काल आया, कोरोना काल के अंदर जिस तरह लोगों में लॉकडाउन रहा तो सब अपने घर में रहे, तो उसके लिए उसको पैसा, गाड़ियाँ ही नहीं आई तो पैसा कहाँ से देगा, तो इस तरह का एक क्लोज है जिसमें एक उसको माफ किया जाता है। ऐसे ही क्लोज का फायदा उठा के तरह तरह के वो बना लगा के, और MCD के जो ठेकेदार है, क्योंकि वो सारे ही नहीं किए, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी है, वो जितने भी ठेकेदार अगर पार्किंग के देखोगे तो आपको 95% इन्हीं की पार्टियों के नेताओं ने अलग अलग अपने किसी जानने वाले के नाम से अपने रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, और उनको हर साल कुछ ना कुछ वो देके उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है, उसको माफ कर दिया जाता है। ऐसे यूनिपोल के अंदर, ऐसे ही पार्किंग के अंदर, उसमें अगर आप दिखाओगे तो बहुत मोटा पैसा जो है MCD ने
उनको उसका फायदा पहुंचाया गया, उनको माफ किया गया। तो आप लोग आएंगे तो पार्किंग फ्री होगी या एक नियमितता बनेगी कुछ बढ़िया से? हम उसमें पारदर्शिता लाएंगे, लोगों के फायदे के लिए जो जो हमें कदम उठाने पड़ेंगे, जिस तरीके से वो करेंगे हम उसमें वो करेंगे। जहाँ देखो फ्री पार्किंग हर जगह नहीं हो सकती, अगर वो तो देखे जाए कुछ जगह बैंक के सामने तो वो तो सर्विस बैंक के सामने एक तो पार्किंग की स्पेस बढ़ाए जाएंगे। हाँ। और उसको एक अच्छे तरीके से देखिए, अगर कोई भी बैंक में आता है, बैंक के आप बिल्कुल आप बैंक में वह पार्किंग फ्री होनी चाहिए, कोई भी एक तो सामने फ्री होनी चाहिए, हॉस्पिटल में पार्क में सामने फ्री होनी चाहिए उनमें फ्री होनी चाहिए। वो उसके लिए बिल्कुल हम वो करेंगे। बैंक वगैरह में जहाँ भी ऐसी चीज़ है जहाँ 5 मिनट के लिए आदमी आ रहा है और उस पर आप 20 रुपए ले लेते हो तो बहुत गलत बात है। तो जहाँ अगर उसके तो जैसे फ्री होनी चाहिए, एक व्यवस्थित तरीके से, एक जाम की व्यवस्था भी ना, कोई कहीं भी गाड़ी लगवा के। जिनको बात करनी तमीज से आती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली के अंदर कि पार्किंग के अंदर चिंटू ऐसे बैठा रखे हैं जो कि न लड़का देखते हैं न लड़की देखते हैं। मैं मसलन रात की बात बता रहा हूँ, मैं रात में इंटरव्यू करके आ रहा था, मैं द्वारका की पार्किंग में गया, मेरे आगे एक फैमिली जा रही थी, वो फैमिली ने अपनी गाड़ी तक नहीं रोकी है, सामने से वो कूद गया है कि पहले पैसे दो फिर अंदर जाने देंगे, और बदतमीजी से बात कर रहा था। चूंकि हमारे पास प्रेस का आई कार्ड था, उसने देख लिया तो उसके बाद उसने पर्ची तो हमारी भी काटी लेकिन पैसे लेने से मना किया। लेकिन चूंकि उसका हक है वो चीज़, तो हमने पैसे दी। लेकिन एक चीज़ हमने उनको समझाया कि आपको तमीज़ से तो कम से कम बात करनी चाहिए। आपको हम पैसे दे रहे हैं, इसका मतलब आपकी रोजी रोटी हम पे चल रही है। उसके बाद द्वारका में तो जो पेड पार्किंग का भी अभी इश्यू चल रहा है, पेड पार्किंग वो गलत ले रहे हैं। अगर आप मॉल की बात करते हो, मॉल में तो पार्किंग फ्री होगी। द्वारका में अगर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें आप उसमें पैसे कैसे ले रहे हो? आप उसमें भी आपने ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, फ्री देनी चाहिए आपने पार्किंग। बहुत पैसे क्यों ले रहे हो? आपने बड़ी तफसील से हमसे बातचीत की। हम फिर आपसे मिलेंगे निगम चुनाव के ऊपर चर्चा करने के लिए। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।